नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब बात 100 बात की एक बात की। और सबसे पहले कराची की खबर जो अब देख रहे थे आप। कराची में हमला हुआ है मुख्यालय पर, पुलिस के दफ्तर पर हमला हुआ है कराची में पुलिस के दफ्तर पर। पाकिस्तान से जो ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पाकिस्तान के कराची में पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर घुसकर 6 आतंकियों ने हमला कर दिया है। वहां पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा है। रुक रुक कर धमाके भी हो रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस के जवानों ने पुलिस हेडक्वार्टर को चारों ओर से घेर रखा है। हेडक्वार्टर के अंदर कराची पुलिस के प्रमुख भी मौजूद हैं। पूरे कराची से पुलिस वालों को हेडक्वार्टर के, ये एक और खबर आ रही है, ये अपडेट देते रहेंगे हम आपको जो हेडक्वार्टर्स में हो रहा है। लेकिन परमाणु बमों पर खतरनाक आतंकी संगठनों की नजर है। इस वजह से यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। इस टीम ने वहां के परमाणु ठिकानों की जांच की। इस बात की पड़ताल की गई कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की सुरक्षा कितनी पुख्ता है, क्योंकि इन दिनों जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं, उसके परमाणु बमों के जखीरे पर ही सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भूख से परेशान वहां की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। वहां के लोग पानी पी पी कर शहबाज शरीफ की सरकार को कोस रहे हैं। सेना में भी रक्षा बजट में कटौती के बाद नाराजगी दिख रही है, जबकि शहबाज के विरोधी इमरान खान भी लगातार सरकार के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से उसके परमाणु हथियारों का खजाना पूरी दुनिया के लिए मौत का फरमान साबित हो सकता है। क्योंकि ऐसी आशंका जताई गई कि अगर पाकिस्तान में इतने बुरे हालात हो गए तो वहां आतंकियों का बोलबाला हो जाएगा और उसके परमाणु ठिकानों पर आतंकी संगठन कब्जा जमा लेंगे। ऐसी ही आशंकाओं के बीच IAEA की एक टीम पाकिस्तान पहुंची ताकि वो खुद इस बात का पता लगा सके कि पाकिस्तान में परमाणु बम कितने सुरक्षित हैं। क्योंकि पिछले कई महीनों से आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वहां घुसकर हमले कर रहा है। पेशावर मस्जिद जैसे खतरनाक हमले को भी उसी ने अंजाम दिया था। लेकिन पाकिस्तान उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान की बदहाली को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। क्योंकि वहां की सरकार के लिए TTP से भी बड़ी मुसीबत इस वक्त अपने लोगों का पेट भरने की है। ऐसे में TTP के आतंकी पाकिस्तान की इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं और उसके परमाणु बमों के भंडार के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, जिसके बारे में अमेरिका ने भी पहले ही चिंता जता दी थी। कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने भी एक इमरजेंसी प्लान बना रखा है, जिसके मुताबिक अगर पाकिस्तान में परमाणु बमों पर खतरा मंडराया तब वो स्नैच एंड ग्रैब यानी हथियारों को छीनकर उन पर कब्जा करने की नीति पर काम करेगा। मतलब पाकिस्तान के परमाणु बमों की सुरक्षा के लिए अमेरिका उन पर अधिकार जमा लेगा, क्योंकि डर इस बात का है कि ये बम गलत हाथों में चले गए तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 150 से ज्यादा परमाणु बम हैं, जिन पर कई आतंकी संगठनों की नजर है। और पाकिस्तान में हालात ज्यादा बिगड़े तो इन न्यूक्लियर बमों की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगेगा। कहा जा रहा है कि इसी वजह से IAEA की टीम ने पहले ही वहां पहुंचकर सुरक्षा जांच शुरू कर दी। उधर खबर है कि कंगाल पाकिस्तान की मस्जिदों से कुछ आवाजें हिंदुस्तान के गांवों में भी सुनाई दी। भारत और पाकिस्तान की पंजाब सीमा के पास रहने वाले कुछ लोग इन आवाजों को सुनकर हैरान हैं। खबर है कि पाकिस्तान की मस्जिदों से लोगों को चाय कम पीने की सलाह दी जा रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि वो दिन में 1 या 2 बार से ज्यादा चाय ना पिएं। भारत और पाकिस्तान के हुसैनी वाला बॉर्डर के पास के गांवों में ये आवाजें सुनी गई। पंजाब के फिरोजपुर जिले में लगने वाले इस बॉर्डर के कई गांवों में लोगों ने ये आवाजें सुनने का दावा किया। बताया गया कि वहां के लोगों को कम चाय पीने को कहा गया है ताकि चाय की पत्ती को ज्यादा दिनों तक चलाया जा सके। असल में पाकिस्तान को चाय की पत्ती भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है। यही वजह है कि अगर चाय की पत्ती खत्म हो गई तो पाकिस्तान इंपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। इसलिए लोगों को नसीहत दी जा रही है कि चाय की पत्ती का इस्तेमाल किफायत से किया जाए ताकि चाय की पत्ती का स्टॉक ज्यादा दिनों तक चलाया जा सके। बुरी तरह फेल हो चुकी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। यही वजह है कि पंजाब में पाकिस्तान से लगने वाली सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी करने की खबर आई, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को लगने लगा है कि पाकिस्तान से भारत में अवैध घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। आतंकियों की घुसपैठ तो पाकिस्तान करवाता ही रहा है। इस बार पाकिस्तान की जनता अपना देश छोड़ने की कोशिश कर सकती है। पाकिस्तान की जनता मान रही है कि भारत से उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारा कोई मुकाबला इंडिया से नहीं है। वो हमसे 1000 टाइम आगे कौम है और वो नेशन है, हम नेशन भी नहीं है। पाकिस्तान के लोगों के गुस्से की सबसे ताजा वजह वहाँ पेट्रोल की कीमतों में लगी आग है। रोजाना पाकिस्तान पेट्रोल को महंगा कर रहा है ताकि IMF की शर्तों को माना जा सके। रोजाना वहाँ की जनता महंगाई के बोझ तले कुचली जा रही है। हम खोते हैं, हम लोग खोते इंसान थोड़ी हैं। वहाँ के पत्रकार तक कहने लगे हैं कि पाकिस्तान घोड़ा गाड़ी और खच्चर गाड़ी के दौर में पहुँच सकता है। मुझे भी यही लगता है कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में पेट्रोल नायाब हो जाएगा और पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिलने पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है।
जबकि पाकिस्तान की सरकार रोजाना वहां की जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाती जा रही है। वहां के लोग ही अब IMF के आगे गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान का मजाक उड़ाने से चूक नहीं रहे और वहां पाकिस्तान की बेचारगी पर खूब मीम बन रहे हैं। इंटरनेट पर पाकिस्तान का ही पत्रकार उसकी खिल्ली उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान के लोग समझ ही नहीं पा रहे कि जिस IMF ने अब तक रुपया नहीं दिया उसके लिए पब्लिक पर बोझ क्यों डाला जा रहा है। अभी पैसा मिला कोई नहीं है, शराइत सारी मान ली है। अगर जब पैसा मिल जाएगा फिर क्या करेंगे? फिर कब्रें पक्की करवाएंगे लोगों की। IMF के सामने घुटनों पर बैठी पाकिस्तान की सरकार पर चुटकुले तक बनाए जा रहे हैं। अभी आने वाले वक्तों में जो इंसान बच्चे पैदा करेगा पूछे करेगा, अगर IMF अलाउ करेगा तो शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, वो भी नहीं करेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बनते दिख रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जबान घी की कीमत बताने के दौरान फिसल गई। शहबाज शरीफ सरकार को घेरने के चक्कर में उन्होंने 1 किलो घी की कीमत 60,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बता दी, जिसके बाद इमरान खान की फजीयत हो गई। उनका ये वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। असल में महंगाई के मुद्दे पर शहबाज शरीफ सरकार को घेरने के लिए इमरान खान एक पर्चे पर लिखी चीजों के दाम पढ़कर बता रहे थे और इसी दौरान उन्होंने 1 किलो घी की कीमत 60,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बता दी। घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। हालांकि इससे पहले भी इमरान अपनी बेइज्जती कराने वाले बयान दे चुके हैं। मई 2022 में इमरान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी तुलना गधे से कर डाली थी। उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान में बढ़ रही रेप की घटनाओं के लिए महिलाओं के कम कपड़ों को जिम्मेदार बताया था। इमरान ओसामा बिन लादेन को शहीद बताकर भी अपनी वजीयत करवा चुके हैं। वहीं चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत बड़ी दरार की खबर है। पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान और चीन का भाईचारा पूरी तरह गायब दिख रहा है। माना तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान भी चीन की चालबाजी समझ चुका है और उसे एहसास हो चुका है कि चीन की दोस्ती से उसे कर्ज के बोझ के अलावा कुछ नहीं मिला। पिछले करीब 2 दशकों में पाकिस्तान और चीन के बीच कारोबार कई गुना बढ़ा है। चीन ने पाकिस्तान में एंट्री की अपने CPEC प्रोजेक्ट के जरिए। 6,500 करोड़ डॉलर के इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। पाकिस्तानी रुपयों में ये रकम हुई करीब 17 लाख करोड़। 2022 के पाकिस्तान के बजट से ये रकम दुगनी है। इतनी बड़ी रकम और इतना बड़ा प्रोजेक्ट देखकर पाकिस्तान की आंखें इस कदर चौंधिया गई थी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चीन तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नोचता चला गया और पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंसता चला गया। लेकिन अब पाकिस्तान को अपनी इस गलती का एहसास हो गया, खासतौर पर तब जब उसके सामने सबसे बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हुआ तो चीन ने उसे पूरी तरह अकेला छोड़ दिया। पिछले 1 महीने में चीन ने पाकिस्तान को कई बड़े संकेत दिए जिनके जरिए पाकिस्तान ये समझ सके कि वो उसकी कंगाल अर्थव्यवस्था से निकलना चाहता है। सबसे पहले तो चीन ने पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को सुरक्षा के प्रति सावधान रहने को कह दिया। फिर इस्लामाबाद में कॉन्सुलेट दफ्तर बंद कर दिया, जिसके पीछे तकनीकी वजह बताई। सबसे अहम बात यह कि उसने कंगाली की हालत में खड़े पाकिस्तान से 3,000 करोड़ डॉलर का कर्ज लौटाने को कह दिया। ये इतनी बड़ी रकम है जो शायद पाकिस्तान की सरकार को सपने में भी दिखाई नहीं दे रही होगी। पाकिस्तान के खजाने में विदेशी मुद्रा भंडार 325 करोड़ डॉलर है। उसे IMF से मदद भी केवल 110 करोड़ डॉलर मिलने की उम्मीद है और चीन उससे मांग रहा है 3,000 करोड़ डॉलर। इसीलिए माना जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का आगे बढ़ना मुश्किल है। इस बीच अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान अब चीन का आर्थिक गुलाम बन चुका है, यानी वो चीन के कर्ज के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। और ये बात अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने पाकिस्तान में ही बैठकर कह दी, जो कि पाकिस्तान की दुर्दशा की जानकारी लेने के लिए वहां के दौरे पर पहुंचे थे। लेकिन अमेरिका के इस अधिकारी ने शहबाज शरीफ को उन्हीं के घर में आईना दिखा दिया। उन्हें यह बता दिया कि वो चीन के कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दबे हुए हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में पाकिस्तान के बिकने की नौबत आ सकती है, क्योंकि चीन ने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के नाम पर पाकिस्तान को बोरी भर भर कर कर्ज दिया है। IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर चीन का 30 अरब डॉलर का कर्ज है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में करीब 8 लाख करोड़ बैठता है। और जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, वो चीन का उधार चुकाने की सोच भी नहीं सकता, जबकि चीन लगातार उस पर यह दबाव बना रहा है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अपने हिस्से के काम को जल्द पूरा करे, चाहे इसके लिए उसे और कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। यानी चीन पाकिस्तान को अपने जाल से निकलने देना नहीं चाहता, क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार के आने के बाद से पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ा है। उसने अमेरिका से मदद की गुहार भी लगाई थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन दबाव वाली रणनीति अपना रहा है और अमेरिका पूरी दुनिया को चीन की इसी चालबाजी से आगाह कर रहा है। पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी अधिकारी ने साफ कह दिया कि दुनिया को पाकिस्तान से सबक लेना चाहिए। अमेरिका ने यह बता दिया कि पाकिस्तान को देखने से ये पता चल जाएगा कि चीन कैसे किसी देश को बर्बाद कर सकता है। उधर YouTube की कमान अब भारतीय मूल के नील मोहन संभालेंगे। उन्हें YouTube का नया CEO चुन लिया गया
और इससे पहले वो वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट YouTube में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जिन्हें YouTube की CEO सूजन वुजिकी के इस्तीफे के बाद उसका नया CEO बना दिया गया। भारतीय मूल के नील मोहन को 2015 में YouTube का चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बनाया गया था, जबकि गूगल के साथ वो 2008 से जुड़े हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अगर क्राइमिया को पाने के लिए जेलेंस्की ने हमला किया तो फिर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। यूक्रेन का हिस्सा रहे क्राइमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था और तभी से क्राइमिया जेलेंस्की के लिए एक दुखती रग है, क्योंकि रूस 8 साल से भी ज्यादा वक्त से क्राइमिया में शान से खड़ा है। उसने वहां अपने हथियारों के बड़े डिपो बना रखे हैं। क्राइमिया में रूस के एयरबेस और नेवल बेस भी हैं, जहां लड़ाकू विमान और जंगी जहाज यूक्रेन पर हमले के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। यही नहीं, क्राइमिया के रास्ते पुतिन की फौज को हथियार और गोला बारूद भी पहुंचाए जाते हैं। इसी वजह से जेलेंस्की हर कीमत पर क्राइमिया को वापस पाना चाहते हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगर यूक्रेन ने क्राइमिया पर हाथ डालने की कोशिश की तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि अगर पुतिन को यह लगा कि क्राइमिया उनके कंट्रोल से निकल रहा है तो वो एटम बम का इस्तेमाल करने से जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे, और ऐसा हुआ तो फिर दुनिया में आने वाली तबाही को रोकना किसी के भी बस में नहीं होगा। जबकि यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन अमेरिका की मदद से क्राइमिया को छीनने के लिए फाइनल अटैक की तैयारी में है। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की वीडियो चैट के हवाले से यह दावा किया कि यूक्रेन की इस गलती का खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लिंकन वीडियो कॉल के जरिए रक्षा विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये आशंका जताई कि क्राइमिया को फिर से हासिल करने का जेलेंस्की का सपना धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि पुतिन किसी भी कीमत पर क्राइमिया को वापस नहीं करेंगे। और अगर ताकत के दम पर क्राइमिया को छीनने की कोशिश की गई तो फिर महाविनाश तय है। जंग के पहले ही दिन से अमेरिका और नेटो के तमाम देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और पुतिन को रोकने के लिए जेलेंस्की को एक से बढ़कर एक हथियारों की खेप तक पहुंचा रहे हैं। उन्हीं हथियारों के दम पर कुछ दिन पहले जेलेंस्की ने यह हुंकार भरी थी कि वो इस जंग में क्राइमिया को पुतिन से छीन लेंगे। यूके के दौरे पर भी उन्होंने यही बात दोहराई थी। उस वक्त क्राइमिया पर हमला करने के लिए जेलेंस्की ने क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडोज की मांग की थी। हालांकि यूके ने इस मिसाइल को देने की हामी नहीं भरी है, लेकिन माना जा रहा है कि जेलेंस्की जल्द ही यूके को मनाकर ये मिसाइल हासिल कर लेंगे। लेकिन पश्चिमी मीडिया अब ये दावा कर रहा है कि क्राइमिया पर यूक्रेन की दागी गई एक मिसाइल पूरी दुनिया की तबाही की वजह बन सकती है। इधर अदानी हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द एक कमेटी का गठन करेगी। इस मामले की सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दी, जिसमें कमेटी के कुछ सदस्यों के नाम सुझाए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अपने आदेश में अपने मुताबिक कमेटी के सदस्यों की जानकारी देगी। उधर खबर है कि चीन ने 2 अमेरिकी कंपनियों पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया कि उन्होंने ताइवान को भी हथियार बेचने की कोशिश की। ये दोनों कंपनियां पहले से ही चीन के साथ हथियार बनाने के काम में जुटी थीं। लेकिन जैसे ही लॉकहीड मार्टिन और रेथियन नाम की कंपनियों ने ताइवान को हथियार बेचे, चीन आग बबूला हो गया। जानकारी के मुताबिक ये दोनों अमेरिकी कंपनियां चीन में मिसाइल और फाइटर जेट के पुर्जे बनाने का काम करती हैं, जिनसे चीन की सरकार ने सुरक्षा का खतरा बताते हुए कारोबार बंद कर दिया। और ये साफ तौर पर कहा गया कि अगर वो ताइवान को हथियार बेचना जारी रखेंगे तो उनसे चीन कोई सामान नहीं खरीदेगा। यानी उन पर चीन में पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की सरकार ने ताइवान की सेना की ताकत बढ़ाने के लिए एक भारी भरकम ऑर्डर रेथियन को दिया है, जिनमें ताइवान के रडार सिस्टम को अपग्रेड करने के अलावा फाइटर जेट की मरम्मत और हार्पून मिसाइल मुहैया कराने की बात कही गई है। और इसके लिए उसे $412 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 3,300 करोड़ रुपए मिलेंगे। और सिर्फ यही नहीं, दावा है कि अमेरिका चीन का खेल बिगाड़ने के लिए पूरी दुनिया को उसके खिलाफ एकजुट करने में लग गया है। उसने कई देशों से ताइवान का साथ देने की अपील की है, क्योंकि चीन और ईरान की दोस्ती ने ताइवान पर फिर एक बार खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिका का दावा था कि वो किसी भी सूरत में ताइवान के साथ खड़ा है, यहाँ तक कि उसने कई बार वहाँ मिलिट्री ड्रिल कर चीन को सीधा संदेश देने की कोशिश भी की। दूसरी तरफ चीन पहले से ही ताइवान के मुद्दे से दूर रहने के लिए अमेरिका को चेतावनी देता रहा है। और अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद तो चीन बुरी तरह तलमिला गया था। हालांकि इसके बावजूद अमेरिका ने ताइवान की मदद से अपने हाथ पीछे नहीं खींचे, बल्कि खबर है कि अगले कुछ महीनों में अमेरिका के कई और बड़े नेता भी ताइवान का दौरा करने की तैयारी में है। यही वजह है कि चीन गुस्से से आग बबूला हुआ जा रहा है और वो ताइवान के साथ ही अब अमेरिका को भी सीधी चेतावनी देने की कोशिश में है। इधर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं पर हरियाणा के भिवानी में 2 लोगों को जिंदा जलाने का आरोप लगा। आरोपियों में एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी के परिवार वालों को हिरासत में लिया गया, क्योंकि आरोप लगा कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने 2 लोगों को एक गाड़ी में जिंदा जला डाला। हरियाणा के भिवानी से जली हुई गाड़ी और उसके अंदर 2 कंकाल भी मिले, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पता चला कि जिंदा जले दोनों युवक जुनैद और नासिर राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे, जिन्हें अगवा करके भिवानी लाया गया और फिर उन्हें जिंदा जला दिया गया।
आरोपी भी हरियाणा के ही रहने वाले हैं। जो संदिग्ध हैं वो सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। यानी मामले के तार राजस्थान से हरियाणा तक फैले हैं, जिसकी जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने जानकारी दी कि जिन 2 लोगों को जिंदा जलाने का आरोप है, उनमें एक के खिलाफ गो तस्करी का केस दर्ज है और शक है कि राजस्थान के दोनों युवकों को गो तस्करी के शक में ही जिंदा जला दिया गया। हालांकि ये केवल शक है और पुलिस इस अग्निकांड की असली वजह की जांच कर रही है। इस बीच आरोपियों में एक ने वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी। मैं और मेरी टीम बजरंग दल की कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं है। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई और ओवैसी का बयान आ गया। हरियाणा की बीजेपी की सरकार जो ये इंसिडेंट हुआ उसकी जिम्मेदार है। पुलिस ने जली हुई गाड़ी से मिले कंकालों को फोरेंसिक जांच और डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया है और सभी आरोपियों की तलाश में जुट गई। उधर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो कुछ दिन पहले एक स्टिंग ऑपरेशन का शिकार हुए थे, जिसकी वजह से बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और एक पूर्व कप्तान पर कई आरोप लगाए थे। यही वजह थी कि उन्हें बीसीसीआई सचिव जय शाह को इस्तीफा सौंपना पड़ा, जिसे बीसीसीआई ने मंजूर करते हुए चेतन शर्मा को पद से हटा दिया। इस बीच फ्रांस के एक पत्रकार ने दावा किया कि ईरान ने अपने यहां रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों की एक हिट लिस्ट तैयार की है। दावा है कि ये हिट लिस्ट इजरायल से बदला लेने के लिए तैयार की गई है, ताकि अगर इजरायल की सेना हमला करे तो ईरान में रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों को चुन चुन कर मारा जा सके। ईरान में यहूदी समुदाय के लोग बहुत कम संख्या में रहते हैं और उनमें ज्यादातर वहां सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। फ्रांस के एक पत्रकार ने दावा किया कि ईरान ने ऐसे ही लोगों की एक लंबी लिस्ट तैयार करवाई है, जिन पर तब हमले किए जाएंगे जब इजरायल ईरान के साथ जंग छेड़ देगा। और इस तरह से ईरान इजरायल पर 2 तरफा वार की तैयारी में है। एक तरफ तो उसकी सेना इजरायल को जवाब देगी, दूसरी तरफ यहूदी समुदाय के लोगों को मारकर ईरान यहूदी देश इजरायल को तड़पाएगा। और दावा है कि इसके लिए ईरान ने काफी पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। उसने अपनी सेना के खास लोगों को यहूदी समुदाय के लोगों की लिस्ट बनाने के काम में लगा दिया था, क्योंकि ईरान को भी मालूम है कि इजरायल देर सबेर उस पर हमला जरूर बोलेगा। वो तो खुलेआम इस बात का ऐलान भी कर चुका है कि ईरान ने परमाणु बम की जिद नहीं छोड़ी तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान भी मानने वाला नहीं है। वो ये ठान कर बैठा है कि परमाणु बम तो वो बनाकर ही रहेगा और इसी वजह से दोनों देश पिछले कई महीनों से जंग छेड़ने को तैयार दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि इजरायल ने हमले की पूरी तैयारी भी कर रखी है, जबकि ईरान भी उससे पीछे नहीं दिख रहा और इसी कड़ी में उसने अपने यहाँ रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों की लिस्ट तैयार करवाई है, ताकि नेतन्याहू को बमों और मिसाइलों से जवाब देने के साथ साथ उनके दिल पर भी चोट की जा सके। इधर मध्य प्रदेश के सीहोर में चमत्कारी दावे वाले रुद्राक्ष बांटने पर प्रशासन ने रोक लगा दी। वहां 16 से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम के पहले ही दिन श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि वहां की पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में चमत्कारी दावे वाले रुद्राक्ष लेने के लिए लोगों में होड़ मच गई। प्रशासन के मुताबिक पहले दिन 5 लाख लोगों के आने का अनुमान था, लेकिन करीब 20 लाख लोग वहां पहुंच गए। अनुमान से जस्ट 3 गुना 4 गुना ज्यादा लोग हैं, वो भी एक ही दिन में आ गए। ऐसे में न सिर्फ कुबेरेश्वर धाम बल्कि पूरा सीहोर शहर लोगों से भर गया। लोगों की भारी भीड़ की वजह से भोपाल इंदौर हाईवे भी जाम हो गया और इस हाईवे पर सुबह से लेकर रात तक हजारों गाड़ियां जहां तहां फंस गई, जिसकी वजह से दूसरे शहरों में जा रहे लोग भी परेशान हो गए, क्योंकि इस हाईवे पर करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका था। ऐसे में वहां से गुजरने वाली सभी गाड़ियों को 1 किलोमीटर जाने में भी घंटों इंतजार करना पड़ा। हम 3.5 घंटे से जाम में फंसे हो। हाईवे पर जब गाड़ियां रेंगने लगीं तो सैकड़ों लोग बसों और अपनी गाड़ियों से उतरकर पैदल ही कुबेरेश्वर धाम की ओर निकल पड़े। ऐसे में कुछ जगहों पर भगदड़ की स्थिति बन गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने रुद्राक्ष के बांटने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही भारी भीड़ को देखते हुए लोगों से अगले कुछ दिनों तक कुबेरेश्वर धाम न जाने की अपील की गई। और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में यही अपील कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप शर्मा ने की। उन्होंने महाशिवरात्रि के मौके पर लोगों से कुबेरेश्वर धाम में भीड़ न लगाने की अपील की कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। आपके घर के नजदीक में जो शिवालय है वहां जाकर आप शिव को जल अवश्य। इस बीच खबर है कि अफगानिस्तान के समर्थन वाले आतंकियों से परेशान पाकिस्तान अब तालिबान में फूट डालने की कोशिश में है। पाकिस्तान में मौजूद तालिबान के आतंकी पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। पाकिस्तान में बैठे उनके संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पिछले 2 महीने में ही 50 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया है और टीटीपी के हमले वहां रुकने का नाम नहीं ले रहे। खबर है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आगे लाचार दिख रही पाकिस्तान की सरकार ने नए प्लान पर काम शुरू कर दिया। ये प्लान है अफगानिस्तान चला रहे तालिबान में फूट डालने का। अफगानिस्तान से जब अमेरिकी फौज निकली उस वक्त वहां पाकिस्तान की सरकार बड़ी भूमिका में थी। माना जाता है कि अफगानिस्तान में सुप्रीम कमांडर चुनने में भी पाकिस्तान की बड़ी भूमिका रही।
सुप्रीम कमांडर अखुंज़ादा को अब भी पाकिस्तान की सरकार का वफादार माना जाता है, लेकिन सुप्रीम लीडर होने के बावजूद अखुंज़ादा की हालत फिलहाल अफगानिस्तान में कमजोर है। पिछले कुछ महीनों में यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। लेकिन अखुंज़ादा का इस्तेमाल अब पाकिस्तान ने नए सिरे से करने का प्लान बना लिया। पिछले कुछ महीनों से सुप्रीम लीडर अखुंज़ादा चाहकर भी पाकिस्तान में टीटीपी के हमले रोक नहीं पाए। दावा यह है कि तालिबान में ताकत के समीकरणों में इस वक्त अखुंज़ादा कमजोर हैं। उन पर भारी पड़ रहे हैं गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी। लेकिन अखुंज़ादा के जरिए पाकिस्तान ने तालिबान में फूट डालने की कोशिश शुरू कर दी। अखुंज़ादा वहां अफगानिस्तान के कंधार में सक्रिय तालिबान के नेता रहे हैं, जबकि सिराजुद्दीन हक्कानी का गढ़ काबुल है। इसीलिए ये लड़ाई अब वहां काबुल और कंधार के बीच की बनती दिख रही है। इधर एक दिन पहले क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर हमले के आरोप में गिरफ्तार की गई सपना गिल को अंधेरी कोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्हें 20 फरवरी तक पुलिस हिरासत में रहने का आदेश दिया गया, यानी अगले 3 दिनों तक पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। पुलिस ने एक दिन पहले उन्हें क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा उन पर मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे मांगने का भी इल्जाम था। उसने मेरे पे झूठ बोला कि मैंने उससे 50,000 रुपए मांगे, मैंने कभी नहीं मांगे। हालांकि आरोपी सपना गिल ने यह दावा किया कि मारपीट की शुरुआत पृथ्वी शॉ की तरफ से की गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस बीच एक हफ्ते में दूसरी बार पुतिन के परमाणु बॉम्बर और फाइटर जेट अमेरिका के करीब पहुंच गए। हाल ही में रूसी बॉम्बर और लड़ाकू विमानों ने अमेरिका की हवाई सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसके बाद अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन एक्शन में आ गया था। उसने तुरंत अपनी वायुसेना को अलर्ट किया और अपने F-16 फाइटर जेट को रवाना कर दिया, क्योंकि अमेरिका के अलास्का के हवाई सीमा के नजदीक पुतिन का घातक Tu-95 परमाणु बॉम्बर और 3 सुखोई लड़ाकू विमान मंडरा रहे थे। उस वक्त अमेरिका ने यह दावा किया कि उसके F-16 विमानों ने रूसी बॉम्बर का पीछा किया, जिससे घबराकर वो बॉम्बर और तीनों सुखोई विमान उसकी सीमा से दूर चले गए। इसके बाद अमेरिका ने राहत की सांस ली, क्योंकि पुतिन कई बार अपने दुश्मनों को सबक सिखाने की चेतावनी दे चुके हैं। और अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है कि पुतिन की इस लिस्ट में सबसे ऊपर वही है, क्योंकि यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही अमेरिका ज़ेलेंस्की की फौज की मदद कर रहा है। और पिछले 1 साल में वो यूक्रेन को एक से बढ़कर एक मिसाइलें, बम और रॉकेट दे चुका है। इसी वजह से अमेरिका पर पुतिन सबसे ज्यादा भड़के हुए हैं। ऐसे में रूसी लड़ाकू विमानों का और खासकर परमाणु बॉम्बर का उसकी सीमा के नजदीक आना कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अमेरिका अभी पिछली घटना से संभला ही था कि पुतिन ने एक बार फिर उसी परमाणु बॉम्बर Tu-95 और सुखोई 35 लड़ाकू विमानों को अलास्का के नजदीक भेज दिया। हालांकि इस बार अमेरिकी फाइटर जेट ने उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि कहा जा रहा है कि रूसी विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई सीमा में उड़ान भर रहे थे। ऐसे में अमेरिका की तरफ से कोई भी जल्दबाजी दोनों देशों के बीच जारी तनातनी को और भड़का सकती थी। इधर दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर चल रहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे 60 घंटे बाद खत्म हो गया। लेन देन में गड़बड़ी के आरोपों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 दिन पहले अपना सर्वे शुरू किया था। और दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे लगातार 60 घंटे तक चलता रहा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सर्वे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ कुछ सबूत लगे हैं, जिनसे पता चला कि बीबीसी ने अपनी आय को कम दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश की। उधर पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटेन में ही सवाल खड़े हो गए। वहां के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने ही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा वीडियो बता दिया और उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की जांच के तथ्यों पर ध्यान ही नहीं दिया गया, जिसने 2002 गुजरात दंगों के मामले में पीएम मोदी के खिलाफ दावों की खुद जांच की थी और उन्हें कोई सबूत नहीं मिला था। ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने यहां तक कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो है, जिसे रिलीज ही नहीं होना चाहिए था। इस बीच पुतिन का प्यादा बने बैठे बेलारूस ने अमेरिका को जंग खत्म करने का एक ऑफर पेश कर दिया। वैसे बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का ये ऑफर कम, उनका छोड़ा शगुफा ज्यादा है, क्योंकि पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बाइडेन को बेलारूस आने के लिए कह दिया। और ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि बाइडेन बेलारूस जाने के बारे में सोचे भी ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेलारूस वो देश है जो सिर्फ पुतिन का जिगरी ही नहीं है, बल्कि खुलकर युद्ध में उनका साथ भी दे रहा है। खुद लुकाशेंको भी ये बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने इसके लिए बाइडेन पर ही ठीकरा फोड़ा और कहा कि वो बेलारूस नहीं आएंगे, क्योंकि वो खून खराबा ही चाहते हैं। बेलारूस रूस का लॉन्च पैड बना बैठा है। वो यूक्रेन और रूस दोनों का पड़ोसी है। उसकी इस लोकेशन का फायदा उठाकर ही रूस की सेना पिछले साल 24 फरवरी को बेलारूस से ही उत्तरी यूक्रेन में घुसी थी। लेकिन इसके बावजूद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि अगर बाइडेन वाकई यूक्रेन में शांति चाहते हैं तो वो बेलारूस आ जाएं। मतलब जो बेलारूस खुद यूक्रेन का कसूरवार है, वही अब युद्ध रोकने के लिए सौदेबाजी करने में लगा है। बल्कि लुकाशेंको ने बाइडेन की हिफाजत की पूरी गारंटी भी दी और कहा कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, वो बिना डरे बेलारूस आ जाएं। और अगर बाइडेन बेलारूस आ गए तो वो पुतिन को भी वहां बुला लेंगे।
लेकिन इसके साथ ही लुकाशेंको ने यह धमकी भी दे डाली कि अगर यूक्रेन की तरफ से उनके देश की तरफ एक गोली भी चली तो वो पुतिन के साथ जंग में कूद जाएंगे और जेलेंस्की को छोड़ेंगे नहीं। उधर लंदन में 100 साल बाद एक चिट्ठी को उसकी मंजिल तक पहुंचाया गया। बताया गया इस चिट्ठी को पहले विश्व युद्ध के दौरान लिखा गया था और जिसे अपने सही पते तक 100 साल बाद पहुंचाया गया। इस चिट्ठी को 1916 में लिखा गया था, जिसे एक रिसर्चर ने ढूंढ निकाला। इस पर लंदन के रॉयल मेल ग्रुप ने संभावना जताई कि उस दौरान डाकघर में ये चिट्ठी कहीं खो गई होगी, जिसकी वजह से उस वक्त ये अपने सही मालिक तक नहीं पहुंचाई जा सकी। इधर उत्तराखंड में आने वाले दिनों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। वहां मौसम विभाग ने गर्मी का ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया और आने वाले 3 दिनों तक वहां गर्मी बढ़ने के साथ बर्फीले तूफान की भी संभावना जताई। मौसम विभाग ने खासकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग समेत बागेश्वर में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लेने चाहिए उसके लिए तैयारी कर लें। मौसम विभाग के मुताबिक वहां तापमान में उछाल से ग्लेशियर पिघल सकते हैं, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ने की संभावना है। इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस खुद को ताकतवर बनाने की तैयारी में है और इसके लिए वो अफगानिस्तान के लोगों से चंदा मांगने में जुट गया है, जिसके लिए आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने बाकायदा 13 पन्नों की एक किताब जारी की। न्यूज 18 के पास इस आतंकी संगठन की वो एक्सक्लूसिव किताब भी मौजूद है, जिसके जरिए वो लोगों से चंदा मांग रहा है। लोगों को गुमराह करने के लिए इस आतंकी संगठन ने किताब में कई तरह की बातें लिखी हैं। इस किताब में लिखा गया है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के मुखिया ने इस्लाम और अल्लाह के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उसे ज़कात यानी चंदा देना चाहिए, जिससे इस्लाम बचा रहेगा। किताब में इस आतंकी संगठन ने खुद को इस्लाम का असली रखवाला भी बताया और यह आरोप लगाया कि तालिबान के शासन में अफगानिस्तान सुरक्षित नहीं है। 3 दिन पहले ही इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने तालिबान, चीन और पाकिस्तान को जंग की खुली चुनौती दी थी और ये धमकी दी थी कि तालिबान जिन्हें भी बचाएंगे उन्हें वो मार देगा। जिसके जवाब में तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इस आतंकी संगठन के कई ठिकानों को अपना निशाना बनाया था, जिसका एक वीडियो भी तालिबान की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाका एक मकान में बम फेंकता दिखा, जिसके फटते ही पूरा मकान ध्वस्त हो गया। आसपास का इलाका धूल के गुबार से ढक गया। इस हमले में इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के 3 आतंकी मारे गए थे, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही बड़े पैमाने पर वहां से हथियार भी बरामद किए गए थे, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ISKP बदला लेने के लिए पैसे जुटा रहा है और इसके लिए वो लोगों से चंदा मांग रहा है। इधर राजस्थान में बाड़मेर जिले के एक गांव में बकरी चराने वाली एक लड़की सोशल मीडिया पर छा गई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के T20 मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद इस लड़की का क्रिकेट खेलते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि 13 साल की मूमल मेहर 8वीं क्लास में पढ़ती है और अपनी मां की बकरियां चराने में मदद भी करती है, जिसका रेतीले मैदान में क्रिकेट खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसा छाया कि उसे BCCI अध्यक्ष जय शाह समेत बीजेपी के कई नेताओं ने शेयर किया। इस वीडियो में वो लड़की रेतीले मैदान में नंगे पांव जबरदस्त चौके छक्के मारती नजर आई। मूमल मेहर भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव की फैन और उनकी तरह लंबे शॉट लगाने की प्रैक्टिस करती है। उसके पिता किसान हैं। उनके मुताबिक वो इतना नहीं कमाते कि अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा रकम खर्च कर सकें, लेकिन वो भी मूमल को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। आगे खेलेगी बच्ची, बढ़िया है, गांव का नाम रोशन होगा। बताया गया कि अभी मूमल को उसके स्कूल के टीचर रोजाना 3 से 4 घंटे क्रिकेट की प्रैक्टिस कराते हैं। उधर थाईलैंड में वैलेंटाइंस डे पर एक आदमी ने अपनी पत्नी के लिए मैरिज सर्टिफिकेट का टैटू ही बनवा लिया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और उसने अपने एक हाथ पर मैरिज सर्टिफिकेट का हूबहू टैटू बनवाकर अपनी पत्नी को चौंका दिया। वैलेंटाइंस डे पर बनवाए इस टैटू को उसने अपनी पत्नी के लिए उसके प्यार का सबूत बताया। इस बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक तेंदुए के रिहायशी इलाके में घुसने से आतंक मच गया, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें दिखा कि तेंदुए के हमले से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, क्योंकि दिन से रात हो गई लेकिन रिहायशी इलाके में घुसा वो तेंदुआ वहां से बाहर नहीं निकला। इस वजह से वहां मौजूद लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए। एक वीडियो में दिखा कि वो तेंदुआ एक शख्स के पीछे दौड़ पड़ा, जिसे देखकर वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागा, लेकिन तेंदुए ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद को माना जा सके, रोजाना वहां की जनता महंगाई के बोझ तले कुचली जा रही है। हम खोते हैं, हम लोग खोते हैं, इंसान थोड़ी हैं। वहां के पत्रकार तक कहने लगे हैं कि पाकिस्तान घोड़ा गाड़ी और खच्चर गाड़ी के दौर में पहुंच सकता है। मुझे भी यही लगता है कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में पेट्रोल नायाब हो जाएगा और पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिलने पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है।
जबकि पाकिस्तान की सरकार रोजाना वहां की जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाती जा रही है। वहां के लोग ही अब IMF के आगे गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान का मजाक उड़ाने से चूक नहीं रहे और वहां पाकिस्तान की बेचारगी पर खूब मीम बन रहे हैं। इंटरनेट पर पाकिस्तान का ही पत्रकार उसकी खिल्ली उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान के लोग समझ ही नहीं पा रहे कि जिस IMF ने अब तक रुपया नहीं दिया उसके लिए पब्लिक पर बोझ क्यों डाला जा रहा है। अभी पैसा मिला कोई नहीं है, शराइत सारी मान ली है। अगर जब पैसा मिल जाएगा फिर क्या करेंगे? फिर कब्रें पक्की करवाएंगे लोगों की। IMF के सामने घुटनों पर बैठी पाकिस्तान की सरकार पर चुटकुले तक बनाए जा रहे हैं। अभी आने वाले वक्तों में जो इंसान बच्चे पैदा करके पूछे करेगा, अगर IMF अलाउ करेगा तो शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, वो भी नहीं करेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बनते दिख रहे हैं। पाकिस्तान से जो ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पाकिस्तान के कराची में पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर घुसकर 6 आतंकियों ने हमला कर दिया है। वहां पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा है। रुक रुक कर धमाके भी हो रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस के जवानों ने पुलिस हेडक्वार्टर को चारों ओर से घेर रखा है। हेडक्वार्टर के अंदर कराची पुलिस के प्रमुख भी मौजूद हैं। पूरे कराची से पुलिस वालों को हेडक्वार्टर के बाहर बुला लिया गया है। आसपास का इलाका भी सील कर दिया गया है। अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। ये खबर आ रही है, कराची से खबर आ रही है। बता रहे हैं आपको, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची, पाकिस्तान का बड़ा शहर कराची के पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर घुसकर 6 आतंकियों ने हमला कर दिया है। जी हां, पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर घुसे हैं 6 आतंकी, ऐसी खबर है, और वहां पर हमला कर दिया है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी, पाकिस्तान का की व्यावसायिक राजधानी कराची, उसके पुलिस हेडक्वार्टर में 6 आतंकी घुस गए हैं। पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा रहा है। रुक रुक कर धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स यानी जैसे यहाँ BSF होती है, वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स होते हैं जो सीमा सुरक्षा बल है पाकिस्तान का, उसके और पुलिस के जवानों ने पुलिस हेडक्वार्टर को चारों ओर से घेर रखा है। हेडक्वार्टर के अंदर कराची पुलिस के प्रमुख भी मौजूद हैं। कराची पुलिस के प्रमुख भी वहां मौजूद हैं। पूरे कराची से पुलिस वालों को हेडक्वार्टर के बाहर बुला लिया गया है। आसपास का इलाका भी सील कर दिया गया है। अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज और क्या पता चल रहा है? रिपोर्ट आ रही है, 6 आतंकवादियों का जिक्र किया। कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 8 से 10 आतंकवादी भी हो सकते हैं और अब से करीब घंटे भर पहले बताया जा रहा है कुछ चश्मदीदों की जो बाइट्स आई है, जानकारी उनकी तरफ से आई है। सबसे पहले हमला करीब घंटे भर पहले होता है। एक साथ घुसते हैं 8 से 10 आतंकवादी, जो एक चश्मदीद के मुताबिक 6 आतंकवादियों की भी खबर आ रही है कि घुसे हुए हो सकते हैं। लगातार क्योंकि पुलिस मुख्यालय है तो वहां पहले से ही पुलिस की संख्या काफी है, लेकिन एक खबर ये आ रही है कि पुलिस के एक अधिकारी के शहीद होने की भी खबर आ रही है। वहां के लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु बमों पर खतरनाक आतंकी संगठनों की नजर है। इस वजह से UN की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। इस टीम ने वहां के परमाणु ठिकानों की जांच की। इस बात की पड़ताल की गई कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की सुरक्षा कितनी पुख्ता है, क्योंकि इन दिनों जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं, उसके परमाणु बमों के जखीरे पर ही सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भूख से परेशान वहां की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। वहां के लोग पानी पी पी कर शहबाज शरीफ की सरकार को कोस रहे हैं। सेना में भी रक्षा बजट में कटौती के बाद नाराजगी दिख रही है, जबकि शहबाज के विरोधी इमरान खान भी लगातार सरकार के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से उसके परमाणु हथियारों का खजाना पूरी दुनिया के लिए मौत का फरमान साबित हो सकता है। क्योंकि ऐसी आशंका जताई गई कि अगर पाकिस्तान में इतने बुरे हालात हो गए तो वहां आतंकियों का बोलबाला हो जाएगा और उसके परमाणु ठिकानों पर आतंकी संगठन कब्जा जमा लेंगे। ऐसी ही आशंकाओं के बीच IAEA की एक टीम पाकिस्तान पहुंची ताकि वो खुद इस बात का पता लगा सके कि पाकिस्तान में परमाणु बम कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वहां घुसकर हमले कर रहा है। पेशावर मस्जिद जैसे खतरनाक हमले को भी उसी ने अंजाम दिया था। लेकिन पाकिस्तान उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान की बदहाली को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। क्योंकि वहां की सरकार के लिए TTP से भी बड़ी मुसीबत इस वक्त अपने लोगों का पेट भरने की है। ऐसे में TTP के आतंकी पाकिस्तान की इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं और उसके परमाणु बमों के भंडार के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, जिसके बारे में अमेरिका ने भी पहले ही चिंता जता दी थी। कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने भी एक इमरजेंसी प्लान बना रखा है, जिसके मुताबिक अगर पाकिस्तान में परमाणु बमों पर खतरा मंडराया तब वो स्नैच एंड ग्रैब यानी हथियारों को छीनकर उन पर कब्जा करने की नीति पर काम करेगा। मतलब पाकिस्तान के परमाणु बमों की सुरक्षा के लिए अमेरिका उन पर अधिकार जमा लेगा।
क्योंकि डर इस बात का है कि ये बम गलत हाथों में चले गए तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 150 से ज्यादा परमाणु बम हैं, जिन पर कई आतंकी संगठनों की नजर है और पाकिस्तान में हालात ज्यादा बिगड़े तो इन न्यूक्लियर बमों की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगेगा। कहा जा रहा है कि इसी वजह से IAEA की टीम ने पहले ही वहां पहुंचकर सुरक्षा जांच शुरू कर दी। उधर खबर है कि कंगाल पाकिस्तान की मस्जिदों से कुछ आवाजें हिंदुस्तान के गांवों में भी सुनाई दी। भारत और पाकिस्तान की पंजाब सीमा के पास रहने वाले कुछ लोग इन आवाजों को सुनकर हैरान हैं। खबर है कि पाकिस्तान की मस्जिदों से लोगों को चाय कम पीने की सलाह दी जा रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि वो दिन में 1 या 2 बार से ज्यादा चाय ना पिएं। भारत और पाकिस्तान के हुसैनी वाला बॉर्डर के पास के गांवों में ये आवाजें सुनी गई। पंजाब के फिरोजपुर जिले में लगने वाले इस बॉर्डर के कई गांवों में लोगों ने ये आवाजें सुनने का दावा किया। बताया गया कि वहां के लोगों को कम चाय पीने को कहा गया है ताकि चाय की पत्ती को ज्यादा दिनों तक चलाया जा सके। असल में पाकिस्तान को चाय की पत्ती भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है। यही वजह है कि अगर चाय की पत्ती खत्म हो गई तो पाकिस्तान इंपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। इसलिए लोगों को नसीहत दी जा रही है कि चाय की पत्ती का इस्तेमाल किफायत से किया जाए ताकि चाय की पत्ती का स्टॉक ज्यादा दिनों तक चलाया जा सके। बुरी तरह फेल हो चुकी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। यही वजह है कि पंजाब में पाकिस्तान से लगने वाली सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी करने की खबर आई, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को लगने लगा है कि पाकिस्तान से भारत में अवैध घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। आतंकियों की घुसपैठ तो पाकिस्तान करवाता ही रहा है। इस बार पाकिस्तान की जनता अपना देश छोड़ने की कोशिश कर सकती है। पाकिस्तान की जनता मान रही है कि भारत से उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारा कोई मुकाबला इंडिया से नहीं है। वो हमसे 1000 टाइम आगे कौम है और वो नेशन है, हम नेशन भी नहीं है। पाकिस्तान के लोगों के यूक्रेन की जंग में वो हो गया जो अब तक नहीं हुआ था। यूक्रेन के दौरे पर गए इजराइल के विदेश मंत्री ने जेलेंस्की की बहुत बड़ी मदद का ऐलान कर दिया। यूक्रेन 1 साल से इजराइल से हथियार मांग रहा है, लेकिन पुतिन के डर से इजराइल इसके लिए तैयार नहीं था। मगर अब इजराइल ने वादा किया कि वो यूक्रेन को एयर डिफेंस वार्निंग सिस्टम देगा ताकि रूस यूक्रेन पर जो ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है उसकी जानकारी यूक्रेन को पहले ही मिल जाए। इजराइल अब तक यूक्रेन की जंग से दूर बना हुआ था, लेकिन पुतिन की ही वजह से उसने यूक्रेन से हाथ मिला लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस जिन हथियारों के जरिए आसमान से यूक्रेन पर वार कर रहा है उनमें उसे ईरान से मिला शाहिद ड्रोन भी शामिल है। और ईरान से इजराइल को क्या चिढ़ ये जग जाहिर है। इसलिए इजराइल के विदेश मंत्री कीव में जब जेलेंस्की से मिले तो दोनों के अंदर ईरान के खिलाफ हिलोरे मार रहा गुस्सा फूट पड़ा। जेलेंस्की ने तो ईरान को इजराइल के साथ यूक्रेन का भी दुश्मन बता दिया। यानी ईरान से शाहिद ड्रोन लेकर पुतिन ने अपना एक और दुश्मन खड़ा कर दिया। इधर पाकिस्तान के इस्लामाबाद से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक तेंदुए के रिहायशी इलाके में घुसने से आतंक मच गया, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें दिखा कि तेंदुए के हमले से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, क्योंकि दिन से रात हो गई लेकिन रिहायशी इलाके में घुसा वो तेंदुआ वहां से बाहर नहीं निकला। इस वजह से वहां मौजूद लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए। एक वीडियो में दिखा कि वो तेंदुआ एक शख्स के पीछे दौड़ पड़ा, जिसे देखकर वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागा, लेकिन तेंदुए ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो तो तेंदुए के उस शख्स के करीब पहुंचते ही गोली चलने की आवाज सुनाई दी और तेंदुए ने अपना रास्ता बदल लिया। एक दूसरे वीडियो में वो तेंदुआ कभी सड़क पर दौड़ लगाता दिखा तो कभी उसने किसी के मकान की बाउंड्री वॉल लांघकर छलांग लगा दी। ऐसे में जब कुछ लोगों ने उसे अपने इर्द गिर्द देखा तो वहां भगदड़ मच गई। उधर ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक खालिस्तान समर्थक ने हिंदू समुदाय के गायत्री मंदिर से जुड़े कुछ लोगों को धमकी दी। बताया गया कि यह धमकी फोन पर गायत्री मंदिर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दी गई और आरोप है कि उन्हें खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के लिए भी कहा गया। खबर है कि गुरु अवधेश सिंह नाम के खालिस्तान समर्थक ने फोन पर अपनी लोकेशन पाकिस्तान के लाहौर शहर में बताई। साथ ही उसने शिवरात्रि के मौके पर मंदिर में खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करवाने की धमकी भी दी। इस बीच जासूसी गुब्बारे को लेकर अमेरिका से बढ़े तनाव के बीच चीन ने एक बड़ा आरोप लगा दिया। चीन ने दावा किया कि उसने नहीं बल्कि अमेरिका ने ही उसकी हवाई सीमा में कई बार गुब्बारे उड़ाए और उसकी जासूसी करने के साथ साथ उकसाने का भी काम किया। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार किया। चीन के मुताबिक अमेरिका ने उसकी सीमा में पिछले साल मई के महीने से अब तक 10 बार गुब्बारे उड़ाए। चीन ने दावा किया कि अमेरिका ने शिनजियांग प्रांत के ऊपर गुब्बारे उड़ाकर उसे चिढ़ाया। इसके साथ ही उसकी सीमा के करीब तिब्बत के ऊपर भी गुब्बारे उड़ाए गए, जिसे चीन ने अमेरिका की दादागिरी करार दिया। चीन के मुताबिक अमेरिका अपनी करनी को छिपाने के लिए ही उस पर गुब्बारों के जरिए जासूसी करने के आरोप लगा रहा है। हालांकि चीन ने अपने इस दावे को साबित करने के लिए किसी तरह का कोई सबूत नहीं दिया और न ही ये बताया कि अमेरिकी गुब्बारे कब कब उसकी सीमा में उड़ाए गए। इसी वजह से माना जा रहा है कि चीन सिर्फ अमेरिका को जवाब देने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहा है, जबकि वो खुद गुब्बारे उड़ाने की घटनाओं में शामिल है। क्योंकि चीन के इस दावे को हवा में उड़ाने के लिए ताइवान सामने आ गया।
चीन से भिड़ने के लिए तैयार बैठे ताइवान ने आरोप लगा दिया कि चीन का एक गुब्बारा उसके एक द्वीप पर उतर गया। ताइवान के मुताबिक उस गुब्बारे में चीनी कंपनी के बने उपकरण लगे हुए थे। ताइवान के जिस द्वीप पर यह गुब्बारा उतरा वो चीन के फुजान प्रांत के बेहद करीब है, जिसके बाद ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक टीम को तुरंत वहां के लिए रवाना कर दिया। उसे इस बात की जांच करने के लिए भेजा गया कि कहीं गुब्बारे की मदद से चीन जासूसी तो नहीं कर रहा था, जैसा कि उसने अमेरिका के साथ करने की कोशिश की थी। उधर अमेरिका और चीन के बीच 2 हफ्ते से चल रही जासूसी गुब्बारे की पिक्चर में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। 4 फरवरी को अमेरिका ने उस गुब्बारे को चीन का जासूस बताते हुए शूट कर दिया था, लेकिन चीन ने कहा था कि वो मौसम की जानकारी जुटाने वाला गुब्बारा था। मगर अब अमेरिका ने उस गुब्बारे की खुफिया लॉन्च साइट का जो पर्दाफाश किया है, उसने तहलका मचा दिया, क्योंकि माना जा रहा है कि चीन का वो गुब्बारा उसके एक मिलिट्री बेस से उड़ाया गया था। अब अगर एक बार को चीन के दावे पर विश्वास कर भी लिया जाए कि उसका गुब्बारा मौसम की जानकारी जुटा रहा था, तेज हवाओं की वजह से गलती से अमेरिका की तरफ उड़ गया था, फिर वो उस जगह से क्यों छोड़ा गया जहां चीन की सेना का अड्डा है? चीन के गुब्बारे पर जैसे जैसे अमेरिका की जांच आगे बढ़ रही है, लगातार सनसनीखेज जानकारी सामने आ रही है। लेकिन इस ताजा जानकारी ने सबका दिमाग चकरा दिया, क्योंकि चीन अपना मतलब साधने के लिए किस हद तक जा सकता है, इस पर किसी को कोई शक नहीं। और अमेरिका तो चीन का दुश्मन है और दुश्मनी में हद नहीं देखी जाती। अमेरिका के अधिकारियों का दावा है कि चीन का वो कथित जासूसी गुब्बारा जनवरी के आखिर में उसके हाइनान प्रांत से उड़ा था और उसे ही उसने उड़ान वहीं से उसने और जैसे ही उसने उड़ान भरी, अमेरिका ने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया। चीन के एकदम दक्षिण में बसा हाइनान प्रांत एक टूरिस्ट स्पॉट है जो 5 स्टार रिजॉर्ट और खूबसूरत समुद्री तटों के लिए मशहूर है। लेकिन हाइनान की सिर्फ यही पहचान नहीं है, वहां चीन की सेना के कई अहम अड्डे भी हैं, जहां बैलिस्टिक मिसाइलों और पनडुब्बियों से लेकर हेलीकॉप्टर और विमान तक तैनात है। दूसरी अहम बात यह कि हाइनान के नीचे ही दक्षिण चीन सागर है और चीन के सिर पर दक्षिण चीन सागर का जो भूत सवार है वो तो पूरी दुनिया जानती है। हालांकि अमेरिका ने चीन के गुब्बारे की लॉन्च साइट की एकदम सटीक लोकेशन नहीं बताई है, पर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों का माथा ठनकाने के लिए बस हाइनान का नाम ही काफी है। अमेरिका का कहना है कि चीन की सेना बहुत बड़ा जासूसी प्रोग्राम चलाती है, जिसके तार हाइनान से भी जुड़े हैं। इसलिए अमेरिका में दिखा गुब्बारा उसी प्रोग्राम का हिस्सा था। यही वजह रही कि अमेरिका ने पहले दिन से ही उस पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। हालांकि अमेरिका को लगा था कि चीन का गुब्बारा उसके गुआम टापू पर जाएगा। अमेरिका का गुआम पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, वहां पर उसकी सेना का बहुत बड़ा अड्डा है। अमेरिकी जमीन पर मौजूद सभी मिलिट्री बेस में गुआम ही चीन के सबसे करीब है। वो चीन के शंघाई से 2897 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए माना जाता है कि जंग में गुआम बेस ही चीन का पहला टारगेट होगा। लेकिन चीन के गुब्बारे ने अमेरिका को गच्चा दे दिया। 28 जनवरी को वो गुआम नहीं बल्कि उत्तर में अमेरिका के अलास्का में पहुंच गया। अमेरिका को इसका रत्ती भर एहसास नहीं था। फिर वहां से वो गुब्बारा कनाडा में दाखिल हुआ, मगर 31 जनवरी को वो दोबारा अमेरिका में घुस गया। वो उसके आइडाहो राज्य के आसमान में पहुंच गया और 1 फरवरी को चीन का गुब्बारा अमेरिका के मोंटाना राज्य में नजर आया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को खुल्लम खुल्ला चेतावनी दे दी और 2 टूक कह दिया कि उनके हवाई क्षेत्र में दिखने वाली किसी भी संदिग्ध चीज को वो मार गिराएंगे। चीन के गुब्बारे की वजह से बाइडेन भड़के हुए हैं। वो लगातार चीन को बता रहे हैं कि इस तरह की हरकत अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर अमेरिका के हवाई क्षेत्र में दुश्मन ने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो बाइडेन उसे नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन और ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच वैसे ही नहीं बढ़ रही और इस बार तो मामला अमेरिका की सुरक्षा का है, जिसमें बाइडेन कोई लापरवाही नहीं करना चाहते, क्योंकि चीन के लाख बहानों के बावजूद बाइडेन को चीन पर रत्ती भर भरोसा नहीं। वैसे भी चीन भरोसे के लायक नहीं, क्योंकि वो अच्छाई का नकाब पहनकर कब किसकी पीठ में छुरा घूम दे किसी को पता नहीं। बाइडेन ने इसी वजह से दुनिया के सामने अमेरिका का स्टैंड साफ कर दिया और बता दिया कि अमेरिका के हवाई क्षेत्र में कुछ भी अनाप शनाप चीज दिखी तो उसे वहीं उड़ा दिया जाएगा। But make no mistake, if any object presents a threat to the safety and security of the American people, I will take it down. बाइडेन ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि चीन का गुब्बारा फोड़ने का उन्हें कोई अफसोस नहीं और इस बारे में वो दुनिया को कोई सफाई नहीं देने वाला, क्योंकि चीन का गुब्बारा अटलांटिक महासागर के ऊपर उनकी सीमा में उड़ रहा था। हालांकि चीन ने बार बार कहा कि उसका गुब्बारा गलती से अमेरिका की सीमा में घुस गया था। लेकिन बाइडेन तो बाइडेन है, उन्होंने बाल की खाल निकालनी शुरू कर दी और चीन के गुब्बारे की जांच शुरू कर दी। उन्होंने गुब्बारे का मलबा तक चीन को नहीं लौटाया। बाइडेन इसलिए भी सख्त हैं क्योंकि ये सिलसिला आगे भी जारी रहा और अमेरिकी सीमा में केवल गुब्बारा नहीं बल्कि 3 और संदिग्ध चीजें भी नजर आईं, जिसके बाद बाइडेन ने अपने अधिकारियों से बातचीत शुरू कर दी। Directed my team to come back to me with sharper rules for how we will deal with these unidentified objects moving forward. यानी बाइडेन तैयार हैं और चीन से खुलकर कह रहे हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आए, क्योंकि अगर चीन नहीं माना तो बाइडेन उसकी दुर्दशा करने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे।
वहीं बाइडेन ने संकेत दिया कि उनकी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात हो सकती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका के आसमान में संदिग्ध चीजें दिखना है, क्योंकि अमेरिका इसे उसकी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि बाइडेन दोनों तरफ से खेल रहे हैं। वो चीन को डराकर भी रखना चाहते हैं और उससे करीबी भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ उन्होंने चीन के गुब्बारे के मुद्दे पर शी जिनपिंग की बखिया उधेड़ने की चेतावनी दी, दूसरी तरफ उन्होंने बयान दिया कि शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत हो सकती है, क्योंकि वो एक नई कोल्ड वॉर नहीं चाहते। यानी बाइडेन चाहते हैं कि चित भी उनकी हो और पट भी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर चीन के साथ अमेरिका की जंग छिड़ी तो चीन की मदद के लिए रूस जरूर आगे आएगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह रूस और अमेरिका की दुश्मनी है, जो यूक्रेन जंग की वजह से परवान चढ़ी और पुतिन और बाइडेन ने खुलकर एक दूसरे के खिलाफ जहर उगला। लेकिन अब बात पुतिन के दोस्त शी जिनपिंग की है, जिनसे अमेरिका खट्टा मीठा रिश्ता बनाना चाहता है। कम से कम बाइडेन के पिछले कुछ बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कभी बाइडेन चीन को घेरने की तैयारी करते हैं और कभी वो कहते हैं कि उनको चीन के साथ कोई कोल्ड वॉर नहीं चाहिए। यही नहीं, बाइडेन को यह तक उम्मीद है कि जासूसी, गुब्बारे और संदिग्ध चीजों के मामले में चीन अमेरिका की मदद कर सकता है और वो मामले की तह तक जा सकते हैं। बाइडेन ये तक बोल गए कि इस महीने अमेरिका और कनाडा के हवाई क्षेत्र में दिखी संदिग्ध चीजों का चीन के बलून प्रोग्राम से संबंध का कोई सबूत नहीं मिला और हो सकता है कि वो किसी निजी कंपनी या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हो। लेकिन अमेरिका इस मामले की तह तक जाना चाहता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि असल में वो चीजें गुब्बारे ही थी या फिर कुछ और। हालांकि 4 फरवरी को जो गुब्बारा दिखा था वो चीन का ही था, क्योंकि ये बात खुद चीन ने मानी थी और कहा था कि वो उसके मौसम विभाग का गुब्बारा था। लेकिन बाकी की 3 चीजों का चीन से कनेक्शन होने का कोई सबूत अमेरिका के पास नहीं है। यही वजह रही कि अमेरिका बिना सबूत के चीन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। उल्टा बाइडेन को लगता है कि इस काम में चीन उनकी मदद करेगा। मतलब बाइडेन चीन से खुलकर लड़ने से पहले ये पक्का करना चाहते हैं कि वो चीजें थीं तो थीं क्या और उन्हें किसने भेजा था, क्योंकि बाइडेन माने या न माने, यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका ना सीधी वॉर लड़ने की स्थिति में है और ना ही कोल्ड वॉर, क्योंकि बाइडेन जानते हैं कि कोल्ड वॉर ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे चीन केवल अमेरिकी सेना का नहीं बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर भी उसका नुकसान कर सकता है। इधर दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव के मामले में आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उन दोनों मांगों को मान लिया जिनके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और 24 घंटे के अंदर एमसीडी की पहली बैठक के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी की पहली बैठक में मेयर का चुनाव कराने और उसमें मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं देने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। उधर तुर्की के गाजियान्टेप में भूकंप के तेज झटकों से हिली धरती ने एक भारी भरकम ट्रेन को भी पलट दिया, जिसका वीडियो अब सामने आया। तुर्की में 6 फरवरी को एक के बाद एक भूकंप के कई झटके महसूस किए गए थे, जिससे तुर्की के कई शहर खंडहर में बदल गए। वहां हजारों लोगों की जान चली गई। और इसी तबाही के बीच गाजियान्टेप में एक ट्रेन भी पटरी से नीचे उतरकर पलट गई। जब वहां भूकंप आया तो ये ट्रेन तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। अचानक भूकंप आने से ट्रेन का संतुलन बिगड़ा और उसके 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। डीरेल हो चुकी इस ट्रेन को वापस पटरियों पर लाने का काम शुरू किया गया, जिसके लिए एक क्रेन और दूसरी मशीनों की मदद ली गई। ऐसे में राहत बचाव के काम में जुटे लोगों ने धीरे धीरे उस ट्रेन के डिब्बों को उठाकर वापस पटरियों पर रखा। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 पदों पर होने पर सवाल उठने लगे, क्योंकि कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का नियम है। गहलोत इसी वजह से कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाए, क्योंकि खबरें आई थी कि गहलोत से नामांकन भरने से पहले राजस्थान के सीएम पद से इस्तीफा मांगा गया था, लेकिन गहलोत ने यह मांग नहीं मानी, जिसके बाद काफी माथापच्ची हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में उतरे और अध्यक्ष बन गए। लेकिन खड़गे की वजह से कांग्रेस के एक व्यक्ति एक पद वाले नियम पर उंगली उठी, क्योंकि वो पार्टी अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी। हालांकि कांग्रेस विशेष परिस्थितियों की बात करके खड़गे का बचाव कर रही है। खड़गे जी अगर दोनों पदों पर है तो एक विशेष परिस्थिति में है, यानी जिस चीज के लिए गहलोत बुरे बने, खड़गे ने खुद भी वही किया। जबकि उदयपुर के चिंतन शिविर में डंके की चोट पर एक व्यक्ति एक पद का नियम बना था, लेकिन खड़गे के लिए वो नियम टूटा, जिसने बीजेपी को कांग्रेस के दावों पर सवाल उठाने का मौका दे दिया, क्योंकि अध्यक्ष के चुनाव में ही कांग्रेस ने अपना सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया था। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो रूस पर नजर रखने के लिए अपने नए विमान को मैदान में उतारने वाला है। वो दुश्मनों की जानकारी जुटाने के लिए अब बोइंग E-7 विमान का इस्तेमाल कर सकता है, जो अभी नेटो की ताकत माने जाने वाले E-3A बोइंग विमान की जगह लेगा। जानकारी के मुताबिक नेटो जल्द ही इसकी जगह अपने अत्याधुनिक कटिंग एज E-7 वेजटेल को आसमान में तैनात करने की योजना बना रहा है, जिससे मौजूद शक्तिशाली रेडार 360 डिग्री यानी चारों दिशाओं से आने वाले दुश्मन को भी पकड़ लेता है और उसे तबाह करना आसान हो जाता है। इसके अलावा ये इतना ताकतवर है कि इस पर खराब मौसम का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दावा है कि ये दुश्मन की तरफ से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों की जानकारी भी वक्त रहते मुहैया करा सकता है, यानी वो मिसाइलें जिनसे बचना अब तक लगभग नामुमकिन है
उन्हें भी ये पहले ही रेडार की मदद से पकड़ लेगा ताकि अपने लड़ाकू विमानों को तबाह होने से बचाया जा सके। इधर चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया। साथ ही शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान भी इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी, जिससे उद्धव गुट को करारा झटका लगा। जिसके बाद शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने पुणे में सड़कों पर उतरकर जमकर आतिशबाजी की। अपने फैसले में चुनाव आयोग ने बताया कि उद्धव गुट की पार्टी का संविधान अलोकतांत्रिक है। इसमें बिना किसी चुनाव के कुछ खास लोगों को नियुक्त किया गया था। हा लोकशाहीचा विजय आहे, हा बहुमताचा विजय आहे। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि पार्टी ने 2018 में अपने संविधान में संशोधन किया था, जिसकी जानकारी आयोग को नहीं दी गई थी। इस बीच अमेरिका के ओहायो के बाद मिशिगन में भी खतरनाक केमिकल लेकर जा रही ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। 15 दिन के भीतर यह दूसरा मौका है जब अमेरिका के लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि 3 फरवरी को ओहायो में एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी जिस पर घातक केमिकल लदा था। और उस हादसे ने ओहायो के लोगों की नींद उड़ाकर रख दी, क्योंकि ऐसी आशंका जताई गई कि वहां के ईस्ट पैलेस्टाइन इलाके में बिखरा केमिकल धीरे धीरे ओहायो के बड़े हिस्से में फैल रहा है, जो वहां के पानी और हवा दोनों में जहर घोल रहा है। लेकिन इससे पहले कि ओहायो के लोग वहां पैर पसार रहे इस बड़े खतरे से निपट पाते कि अमेरिका के मिशिगन में भी ऐसा ही हादसा हो गया। मिशिगन प्रशासन के मुताबिक वहां के डिट्रॉइट शहर में एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। बताया गया कि इस ट्रेन से भी खतरनाक रसायन एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। और जैसे ही दहला देने वाली ये खबर मिशिगन प्रशासन को लगी, उसने तेजी से एक टीम को हादसे की जगह पर रवाना कर दिया ताकि ट्रेन से ले जाए जा रहे घातक केमिकल को बड़ा खतरा बनने से पहले ही रोका जा सके। जैसा कि ओहायो में नहीं किया गया था, बल्कि वहां के लोगों ने तो आरोप लगाया कि ईस्ट पैलेस्टाइन इलाके में हुए हादसे को कई दिनों तक छिपाने की कोशिश की गई। ओहायो प्रशासन पर तो यहां तक आरोप लगा कि वो केमिकल के खतरे को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, और इसी देरी की वजह से हादसे के बाद टैंकरों से निकलकर केमिकल जमीन और हवा में घुलना शुरू हो गया। जिसके बाद हार कर हादसे के 13वें दिन ओहायो के गवर्नर ने केमिकल से पैदा हुए खतरे को लेकर चेतावनी जारी की। लेकिन तब तक ईस्ट पैलेस्टाइन के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने एक जगह इकट्ठा होकर ओहायो प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि ओहायो प्रशासन की इसी लापरवाही की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। कहा जा रहा है कि ओहायो से सबक लेते हुए ही मिशिगन प्रशासन ने डिट्रॉइट में ट्रेन हादसे के बाद तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी और हादसे के कुछ देर बाद ही एक रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई। इसके बाद ये टीम इस कोशिश में जुट गई कि टैंकरों से खतरनाक केमिकल बाहर न निकले, क्योंकि ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद कई टैंकर जमीन पर बिखर गए थे, जिनसे केमिकल निकलकर फैलने का खतरा मंडरा रहा था। इसी वजह से वहां के एक बड़े इलाके में लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया। हादसे की जगह के आसपास से गुजरने वाली कई सड़कों को भी बंद कर दिया गया और जांच के बाद ये बताया गया कि वहां सिर्फ एक टैंकर में ही खतरनाक केमिकल पाया गया। इसके साथ ही मिशिगन प्रशासन ने यह दावा भी किया कि हादसे से टैंकर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से केमिकल बाहर आने से बच गया। उधर यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क में रूस के फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स नाम के बम को खत्म करने का दावा किया। रूस का फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स उसका वो ब्रह्मास्त्र है जो परमाणु बम तो नहीं है, मगर परमाणु बम से कम भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हवा में ही आग लगा देता है। लेकिन एक वीडियो जारी करके यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के उस फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स यानी टॉस 1A थर्मोबैरिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के परखचे उड़ाकर रख दिए। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस का वो हथियार ही छलनी होता दिखा जो लगभग 1 साल से यूक्रेन को तबाह करने में लगा है। थर्मोबैरिक बम में हाई प्रेशर बारूद होता है जो हवा से सारी की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है। इससे जोरदार धमाके के साथ इतना तेज दबाव पैदा होता है कि इंसान के चीथड़े उड़ जाते हैं। इधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद उनके समर्थकों ने लाहौर में हंगामा खड़ा कर दिया। एक रोज पहले लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्हें हर हाल में हाजिर होने का आदेश दिया था। लेकिन जब इमरान खान कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंच गई, जिसके बाद इमरान खान के समर्थक भड़क उठे। लाहौर के जमान पार्क इलाके में मौजूद उनके घर के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बड़ी संख्या में पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा करते दिखे। कुछ लोग तो पुलिस वालों से उलझते और उनके साथ हाथापाई करते भी नजर आए, जबकि कुछ कार्यकर्ता इमरान खान के समर्थन में नारे लगाते रहे। इस दौरान पुलिस के अधिकारी हंगामा कर रहे लोगों को समझाने और उन्हें शांत कराने की कोशिश करते रहे। लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी इमरान खान के समर्थकों का बवाल नहीं थमा। हालात तब बिगड़ने शुरू हो गए जब उनके घर के बाहर पीटीआई कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ने लगा और बढ़ते हंगामे और बवाल की वजह से इमरान खान को गिरफ्तार करने आई पुलिस उनके घर के बाहर ही रुक गई।
क्योंकि लाहौर की पुलिस को इमरान खान के समर्थकों ने घर के अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया। इसके बाद सिर्फ जमान पार्क का इलाका ही नहीं बल्कि पूरे लाहौर में हंगामा शुरू हो गया। शहर के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई उसमें बड़ी संख्या में लोग सड़क पर पीटीआई का झंडा लेकर प्रदर्शन करते दिखे। कई लोग तो सड़क पर ही बैठकर शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जबकि एक दूसरी तस्वीर में पीटीआई के समर्थक हाथों में डंडे लेकर प्रदर्शन करते नजर आए, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पीटीआई के कार्यकर्ता हिंसा पर उतारू हो जाएंगे और ऐसा हुआ तो हालात संभालने में पाकिस्तान की सरकार के पसीने छूट जाएंगे। क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इमरान के समर्थक कभी भी दंगे भड़का सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाना भी शुरू कर दिया है। पीटीआई की एक कार्यकर्ता फातिमा ने तो लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी डाला। ये वीडियो तुर्की का है जिसमें वहां के लोग पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों पर हमले करते दिख रहे हैं। पेट्रोल बम से पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो डालने के बाद फातिमा नाम की उस कार्यकर्ता ने यह भी लिखा कि गिरफ्तार करने पर तुर्की के लोग सेना के साथ ऐसा करते हैं। मतलब ये कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस पर भी ऐसे ही हमला करना है। और आशंका जताई जा रही है कि ऐसा होने पर सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में आग लग जाएगी। असल में इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहने के दौरान मिले उपहारों को सस्ते में खरीदने और फिर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेचने का आरोप है, जिसे लेकर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उन्हें 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। इस फैसले के खिलाफ पिछले साल इमरान के समर्थकों ने वहां के चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर हिंसक प्रदर्शन किए थे, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे। इस घटना के बाद इमरान खान के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत वारंट जारी हुआ था। इसके बाद 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के समय इमरान खान ने महिला जज और पुलिस अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी थी, जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी, जिसे देखते हुए पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से पहले ही जमानत याचिका दायर कर दी थी। और उसी मामले में इमरान खान को 2 दिन पहले एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। इसके बाद इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए, लेकिन वहां भी उनकी फजीहत हो गई और कोर्ट ने इमरान खान की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें हर हाल में हाजिर होने का आदेश दे दिया। लेकिन इसके बाद भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई और तब से इमरान खान के घर के बाहर बवाल हो रहा है। यहाँ तक कि बच्चे भी हाथों में पीटीआई का झंडा लेकर इमरान खान के समर्थन में खड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि इमरान खान अपने समर्थकों से शांत रहने की अपील नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कार्यकर्ताओं को हार नहीं मानने के लिए उकसा रहे हैं। मतलब ये कि वो खुद अपने समर्थकों को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, जिससे हालात भयानक हो सकते हैं। इस बीच मुंबई के चेंबूर में बने अपने एक बंगले के बिकने के बाद कपूर परिवार ने उसे खाली कर दिया। इस बंगले को राज कपूर ने 1946 में खरीदा था, लेकिन इसे गोदरेज प्रॉपर्टीज को बेचने के बाद कपूर परिवार ने इसे खाली कर दिया। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर का बंगला बिक गया है। कुछ साल पहले रणबीर कपूर इसी बंगले में रहा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे छोड़ दिया था। हालांकि ये बंगला कितने रुपए में बिका इसका पता नहीं चल सका। एक गांव है ख्याल में मेरे बना हुआ, एक गांव है ख्याल में मेरे बना हुआ, अपनी जमीन से ही मैं जब से जुदा हुआ। सौबात की एक बात कही ऋषि ने, खामोश पल सुकून के मिलते नहीं कहीं, माहौल आजकल है बस चीखता हुआ। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।